लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख जेन जी को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, इसके पीछे एक और बड़ी वजह आज के युवाओं के रोजगार संकट को एक नए नजरिए से समझाने की कोशिश करता है। लेख बताता है कि आज की युवा पीढ़ी, खासकर जेन जी, जिस नौकरी बाजार में कदम रख रही है वो बाहर से जितना सामान्य दिखता है, अंदर से उतना ही ठहरा हुआ और निराशाजनक है। कई युवा इसे सूखा रेगिस्तान जैसा बता रहे हैं, जहां मौके दिखते तो हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। लेख का मुख्य तर्क यह है कि सिर्फ एआई, खराब अर्थव्यवस्था या स्किल की कमी ही इस संकट की वजह नहीं है, बल्कि एक गहरी और पुरानी समस्या है, जॉब लैडर, यानी करियर में आगे बढ़ने की सीढ़ी का टूट जाना। पहले लोग एक नौकरी से दूसरी बेहतर नौकरी में आसानी से जा सकते थे, जिससे उनकी सैलरी और करियर दोनों आगे बढ़ते थे। लेकिन अब पिछले 40 सालों में ये सिस्टम कमजोर होता गया है। आज के कर्मचारी पहले की तुलना में आधे मौके ही पा रहे हैं बेहतर नौकरी के ऑफर पाने के लिए। लेख समझाता है इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली, कंपनियों का कम होना और कुछ बड़े कॉरपोरेट्स का बाजार पर कब्जा, जिससे विकल्प घट गए हैं। दूसरी, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट जैसी शर्तें, जो कर्मचारियों को दूसरी कंपनियों में जाने से रोकती हैं। यानी अगर नौकरी बदलना ही मुश्किल हो जाए तो सैलरी बढ़ना और करियर आगे बढ़ना भी रुक जाता है। इसका असर सिर्फ जेन जी तक सीमित नहीं है, बल्कि 30 से 40 साल के लोग भी इसी जाल में फंसे हुए हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे में जो युवा पहली बार नौकरी की दुनिया में आ रहे हैं, उनके लिए ये शुरुआत ही बेहद कठिन हो जाती है। यही वजह है कि कई युवा निराश हैं, कुछ नौकरी ढूंढना ही छोड़ चुके हैं और जो काम कर रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं हैं। कुल मिलाकर द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख कहना चाहता है कि आज के युवाओं को आलसी या गंभीर नहीं कह देना आसान है, लेकिन असलियत यह है वो एक ऐसे सिस्टम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पहले से ही कमजोर हो चुकी है। यानी समस्या युवाओं में नहीं, बल्कि उस आर्थिक ढांचे में है जो धीरे धीरे उनके लिए मौके कम करता जा रहा है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय वेटिकन बनाम व्हाइट हाउस, पोप लियो फ्रांसिस की राह पर आगे बढ़ते हुए, ये लेख आज की वैश्विक राजनीति में नैतिकता बनाम सत्ता की टकराहट को सामने लाता है। लेख बताता है कि जहां एक और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति आक्रामक राष्ट्रवाद और युद्ध जैसे फैसलों के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर पोप लियो खुद को एक नैतिक आवाज के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जो खुलकर इन नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। संपादकीय के अनुसार भले ही पोप लियो अपने पूर्ववर्ती पोप फ्रांसिस जितने करिश्माई या मुखर नहीं दिखते, लेकिन उनके विचार उतने ही स्पष्ट और मजबूत हैं। खासकर ईरान युद्ध के दौरान उन्होंने जिस तरह अमेरिका की भाषा और कार्रवाई की आलोचना की, वो ये दिखाता है कि वो धार्मिक मूल्यों के नाम पर युद्ध को सही ठहराने के खिलाफ खड़े हैं। उनका साफ संदेश है कि धर्म का इस्तेमाल हिंसा और सत्ता के खेल के लिए नहीं होना चाहिए। लेख ये भी याद दिलाता है कि पोप फ्रांसिस ने अपने समय में जलवायु संकट, शरणार्थियों के अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई थी। अब पोप लियो उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए दुनिया को ये बता रहे हैं कि चर्च सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक वैश्विक नैतिक ताकत भी है, जो कमजोरों के पक्ष में खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ ट्रंप की प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणियां और खुद को मसीहा की तरह दिखाने की कोशिश, इस टकराव को और स्पष्ट करती है। लेख के मुताबिक ये सिर्फ दो व्यक्तियों का मतभेद नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ सत्ता और ताकत की राजनीति और दूसरी तरफ नैतिकता, करुणा और वैश्विक जिम्मेदारी का नजरिया। कुल मिलाकर द गार्जियन का यह संपादकीय ये कहना चाहता है कि आज के दौर में जब दुनिया में स्वार्थ और आक्रामक राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, तब पोप लियो जैसी आवाजें एक जरूरी संतुलन बना रही हैं। ये लेख ये संकेत देता है कि अगर दुनिया को ज्यादा न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाना है, तो सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व भी उतना ही जरूरी है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख अर्थ डे पर उन लोगों को याद करें जो धरती की रक्षा कर रहे हैं। ये लेख एक अहम लेकिन अक्सर अनदेखी सच्चाई को सामने लाता है।
पर्यावरण बचाने की हर बड़ी जीत के पीछे कुछ ऐसे नाम होते हैं जो चुपचाप, लगातार और जोखिम उठाकर लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेख याद दिलाता है कि अर्थ डे की शुरुआत भी एक बड़े पर्यावरणीय हादसे के बाद हुई थी और तब से ये दिन दुनिया भर में जागरूकता का प्रतीक बन गया है। लेकिन सिर्फ एक दिन जागरूक होना काफी नहीं है। असली लड़ाई तो साल भर उन लोगों की होती है जो जमीन पर काम कर रहे हैं। लेख बताता है कि पर्यावरण की रक्षा का सबसे बड़ा बोझ उन्हीं समुदायों पर पड़ता है जो पहले से ही जलवायु संकट और प्रदूषण के असर झेल रहे हैं। ये लोग, खासकर स्थानीय कार्यकर्ता, अपने समय, मेहनत और कभी-कभी अपनी जान तक जोखिम में डालकर इस काम में लगे रहते हैं। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जैसे पुरस्कार भले ही कुछ लोगों को सम्मानित करते हैं, लेकिन असल में हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका नाम कभी सामने नहीं आता। लेख एक उदाहरण के तौर पर कोलंबिया की युवा कार्यकर्ता यूवली मोरेल्स ब्लैंको की कहानी बताता है, जिन्होंने अपने इलाके में फ्रैकिंग के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें धमकियां मिली, देश छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उनकी लड़ाई से प्रोजेक्ट रुक गया। इसी तरह दक्षिण कोरिया की बोरिन किम ने युवाओं को संगठित कर सरकार के खिलाफ ऐतिहासिक कानूनी जीत हासिल की। लेख का संदेश ये है कि असली पर्यावरण आंदोलन कोई एक दिन का इवेंट या बड़ी रैली नहीं है, बल्कि एक लंबी, थकाने वाली और कभी कभी खतरनाक प्रक्रिया है, जिसमें बार बार असफलता के बाद भी लोग जुटे रहते हैं। खासकर महिलाएं इस आंदोलन में अहम भूमिका निभा रही हैं, जो समुदायों को जोड़ने और संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सिर्फ परवाह करने तक सीमित ना रहें, बल्कि ये भी समझें कि धरती को बचाने की असली कीमत कौन चुका रहा है। और सबसे अहम सवाल यही उठ रहा है, अर्थ डे के बाद हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय चमक दमक या शेखी, पश्चिम एशिया और भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी होती नई चुनौतियों को साफ और चेतावनी भरे अंदाज में समझाया गया है। लेख बताता है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर वेस्ट एशिया के संकट और ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालात का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। इसका संकेत हालिया औद्योगिक आंकड़ों से मिल रहा है, जहां 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले 1.5 साल का सबसे खराब प्रदर्शन है। संपादकीय समझाता है कि भारत जैसे देश जो ऊर्जा और कच्चे माल के लिए आयात पर काफी निर्भर हैं, उनके लिए ऐसी वैश्विक उथल-पुथल सीधा झटका बनती है। उर्वरक क्षेत्र में भारी गिरावट, इस्पात और सीमेंट उत्पादन में कमी और नए ऑर्डरों का घट जाना ये दिखाता है कि उद्योगों की रफ्तार धीमी पड़ रही है। इसका असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कृषि, निर्माण और रोजगार जैसे क्षेत्रों तक पहुंचेगा, खासकर तब जब मौसम विभाग पहले ही कमजोर मानसून की चेतावनी दे चुका है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दबाव में आ सकती है। लेख भी बताता है कि मौजूदा आर्थिक सुस्ती सिर्फ अंदरूनी वजहों से नहीं, बल्कि बाहरी कारणों से ज्यादा जुड़ी है। पहले जहां कम तेल कीमतें, विदेशी निवेश और अनुकूल वैश्विक माहौल भारत के लिए सहायक थे, अब वही परिस्थितियां उलटती दिख रही हैं। विदेशी निवेशकों की झिझक, बढ़ती महंगाई और आम लोगों की ठहरी हुई आय, ये सब संकेत दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की चमक शायद उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जाती है। कुल मिलाकर द हिंदू का यह संपादकीय ये कहना चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां उसे वैश्विक संकटों के बीच अपनी मजबूती साबित करनी होगी। सिर्फ उज्जवल छवि दिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि असली चुनौती है जमीनी हकीकत को सुधारना और ऐसी नीतियां लाना जो आम लोगों की आय, रोजगार और मांग को मजबूती दें। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about